आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया देश की एक तरह से संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, पोस्ट में ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म पर आधारित पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली में पहली बार अपना लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि पूरे देश में तकरीबन हमने 100 से ज़्यादा कैंडिडेट अलग अलग राज्यों में हमने उतारे हैं, और इसी कड़ी में पहली बार हम दिल्ली में 4 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव मैदान में हमने उतारे हैं, जिसमें नई दिल्ली से महेश डेनवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से एडवोकेट सतीश चंद्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से सुनील मेघवाल जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और साउथ दिल्ली से हमारे सबसे वरिष्ठ साथी भीम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम दिल्ली में पहली बार लोकसभा की 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने से पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब, उन्होंने ये 80 गारंटी नीतियां जो आपको सभी को हमने दी है, उपलब्ध कराई है। ये 80 गारंटी नीतियां हमने फरवरी में डिक्लेयर कर दी थी, और आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ही देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले ही अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसको हम पॉलिसी कमिटमेंट या चुनाव घोषणा पत्र हम कहते हैं, ये हम डिक्लेयर कर देते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जनता जनरली चुनाव घोषणा पत्र से कोई सरोकार नहीं रखती थी, लेकिन इस बार देखा गया कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र या तो उनको उपलब्ध हुआ है तो उन्होंने लिया है, या फिर ऑनलाइन उन राजनीतिक पार्टियों के जो पोर्टल के ऊपर जो उपलब्ध रहता है उसको उन्होंने जो है वहां से डाउनलोड है वो किया है। और पहली बार ये देखा गया कि जनता है वो अपने आप में इन चुनावी घोषणा पत्रों का अध्ययन करती है और वो देखती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने क्या वायदे किए हैं, क्या बातें रखी है, उनका विजन क्या है, उनका पॉलिसी और प्लान क्या है, इस देश को चलाने के प्रति वो क्या विजन है वो लेकर चलते हैं। तो इन बातों को सिखाने का काम है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने वो किया है। और हम आपको ये बताना भी चाहते हैं कि जिन नीतियों की हम पहली बार इस प्रकार से घोषणा करते हैं, यानी ऐसी बातें जो आती है या ऐसी नई बातें, वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया पहले डिक्लेयर करती है, और हमारी जो नीतियां हैं उनको कॉपी करने का जो काम है वो फिर दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां, जिसमें तथाकथित ये बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी शामिल है, वो ये देखती है, वो इंतजार करती है कि आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपना चुनावी घोषणा पत्र कब जारी किया जाएगा, और फिर यानी कि एक तरह से हम है उनकी नकल करते हुए हम हमारे हिसाब से जो हमें सूट करता है उन बातों को हम लेते हुए हमारा घोषणा पत्र है वो हम जारी करें। तो ये सिखाने का काम है वो कम से कम इस देश में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने है वो किया है। और हम आपके माध्यम से दिल्ली प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इन 80 गारंटी नीतियों में हमने कोई धर्म की, जाति की, संप्रदाय की, क्षेत्र की हमने बात नहीं रखी है, बल्कि हमने बात रखी है कि विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, मानवता और ये इस प्रकार के जो बेसिक यानी कि एक तरह से जो आधारभूत जो इश्यूज हैं, इनके आधार पर देश हमारा आगे कैसे प्रगति कर सकता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, और
धीरे धीरे हम जिस सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं वो आने वाले टाइम में हम जो 1 HK सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, जिस समय हमारा जो यानी कि एक तरह से जो कल्चर जो इस विश्व के जो लोग हैं, जैसे आज हम प्लेन से हवाई जहाज से एक दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, आने वाले टाइम में अंतरिक्ष में यानी कि एक तरह से जो लोग हैं वो सैर करना शुरू कर देंगे और वहां पर जो है इंसानी बस्तियां हैं वो बसनी शुरू हो जाएगी। तो ये विजन है वो हमारे भारत में आना चाहिए, दूसरे देश इस विजन को ग्रहण करे, इससे पहले ये विजन है वो हमारे देश में आना चाहिए। हमारे जो युवा है, हमारा जो यूथ है, उनका जो टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट उनका डेवलप हो, इन बातों को लेकर है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो चुनाव लड़ी है, जिसमें यहाँ से बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाए, सच्चे अर्थों में रोजगार है वो जनरेट हो, और साथ ही साथ यहाँ के जो गरीब जो लोग हैं, जो बीपीएल जो लोग हैं, उनको मध्यम अमीर कैसे बनाया जाए। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती है कि हम उनको, हमारे जो है लोग हैं उनको 15 लाख देंगे, और कुछ जो लोग कहते हैं कि हम जो है 5 किलो अनाज देंगे, जब उनकी प्रतिक्रिया होती है तो वो कहते हैं कि नहीं हम 10 किलो अनाज देंगे। जबकि वास्तविकता में इस देश में युवाओं को, यूथ को इस चीज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है कि साइंटिफिक जो एजुकेशन है वो कैसे बढ़े और उनको अच्छा रोजगार है वो कैसे मिले, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी है वो कैसे खत्म हो, इसके ऊपर है वो काम करने की आवश्यकता है। महिला और बाल विकास को का डेवलपमेंट है वो कैसे हो, इस बात की है वो आवश्यकता है। तो इन बातों को लेकर जो है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, उसने अपनी 80 गारंटी नीतियां है उनको डिक्लेयर्ड किया है, और ये जो हमारा जो प्लान है ये 2029 तक के लिए है। हम सत्ता के बाहर रहेंगे तब भी हम इनके लिए संघर्ष करेंगे, और यदि किसी भी रूप में हमारी सत्ता में भागीदारी बनती है तो भी ऐसी स्थिति में हम इन नीतियों को लागू है वो करवाने का हम पूरा प्रयास है वो करेंगे। साथ ही साथ आज इस समय देश की जो जनता है, भारत की वर्तमान जो चुनावी व्यवस्था है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा अविश्वास है। आज चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो एक तरह से कटघरे में है। इन बातों को लेकर, और हमने पहले जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को हमने जो भारतीय चुनाव आयोग है इसको हमने 3 बार है वो कंप्लेंट की है, 3 बार हमने पिटीशन दी है। 23 जनवरी 2024 को दी, फिर उसके बाद में 29 जनवरी 2024 को दी, और फिर 8 फरवरी 2024 को दी। और हमने उनसे ये कहा, जो जिन ग्राउंड के ऊपर जैसे बहुत सारे जो लोग हैं आज ईवीएम का और जो है इसका जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, तो हमने चुनाव आयोग से कुछ जवाब है वो मांगे थे कि जो ईवीएम है उसमें जैसे एक तो सिंबल लोडिंग यूनिट हो गई, वीवीपैट हो गई और कंट्रोल यूनिट हो गई, और इन तीनों में यानी कि एक तरह से इनका जो यानी कि एक तरह से कॉम्बिनेशन है लाइक एक कंप्यूटर के रूप में है, और कंप्यूटर के रूप में जब इनको ऑपरेट किया जाता है, जैसे सिंबल लोडिंग यूनिट में कंप्यूटर, लैपटॉप की या कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर से जो है उसमें डेटा है वो अपलोड किया जाता है, तो ये इनका यानी कि एक तरह जो बिहेव है वो हो गया कंप्यूटर के समान। और 2002 का एक आईटी एक्ट बना हुआ है जिसको साइबर लॉ भी कहा जाता है, इसके साथ साथ में 2023 का जो है टेलीकम्युनिकेशन लॉ है। तो इनके तहत ये प्रोविजन है कि इस प्रकार के डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए आपके पास में कुछ लाइसेंस और सर्टिफिकेट होने चाहिए, और यदि वो लाइसेंस और सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट रूल 61 के अकॉर्डिंग आपकी ये जो चुनावी व्यवस्था है वो फ्रॉड हो जाती है, और ऐसी स्थिति में ये आपके जो डिवाइसेज हैं वो भी इलीगल हो जाते हैं, और इलीगल डिवाइसेज से आप लीगल इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये जो बात है वो हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में हम लेकर आए, लेकिन 3 बार हमने पिटीशन करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी प्रकार का कोई जवाब है वो नहीं दिया। तो फिर ऐसी स्थिति में हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत जो है स्वतः संज्ञान के तहत हमने जो है कंप्लेंट की कि भाई आप इसके ऊपर यानी कि एक तरह से कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन शायद हो सकता है कि सीजीआई कुछ एक्शन लेते, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने जो है आनन फानन में ये चुनावों की घोषणा कर दी। अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर कोई ज्यादा यानी कि एक तरह से विशेष जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तब ऐसी स्थिति में
हमने ये निश्चय किया कि ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और भारत की इस चुनावी व्यवस्था को हम रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से हम जो है इसको चैलेंज करेंगे। तो हमने ये 14 पेज का जो है वो एक फिर से हमने चार्टर तैयार किया और आरओ के माध्यम से हमने वही सवाल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे हैं और हमने ये मांग की है कि एक कैंडिडेट के रूप में जब लोकसभा का इलेक्शन हम फाइट कर रहे हैं तो हमें खुद को यानी कि एक तरह से जो है हम संतुष्ट नहीं है और हमारे जो राइट है इसका एक तरह से वोलेशन हो रहा है कि मुझे ये जानने का अधिकार है कि मुझे कितने वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया है। तो ये एक तरह से बैलेट पेपर के रूप में भी कम से कम ये सामने आता है कि इतने जो वोट हैं वो आपके पास में आए हैं और यदि उसमें किसी प्रकार की यदि चोरी होती है तो कंडक्ट रूल 1961 के अकॉर्डिंग है उसमें सजा का प्रावधान है वो किया गया है। लेकिन आज यदि इस ईवीएम में यदि कोई साइबर लॉ के तहत या फिर जो यानी कि एक तरह से टेम्परिंग के माध्यम से यदि वोट चुरा लिए जाए या उनमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल हो जाए डेटा में तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कोई जो है पनिशमेंट का कोई प्रोविजन है वो नहीं है। और यही हमारी यानी कि एक तरह से देश के जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट वो चिंता थी। तो हमने तो यहाँ तक इन बातों तक को पूछा है कि भाई आपकी जो ईवीएम है वो कौन से बैंड पर काम कर रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, क्या जो फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो ऑफ सेकेंड यानी जिस दिन वोट डलता है और अंतिम वोट की काउंटिंग तक उसकी जो वॉच है उसकी घड़ी में किसी प्रकार का कोई फेरबदल तो नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसका यानी कि एक तरह से कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है या नहीं किया गया है तो ऐसी यानी कि एक तरह से टेम्परिंग की संभावना नहीं होनी चाहिए और फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। इन सब मुद्दों को हम सब बातों को जो है इस जो आरओ की पिटीशन के माध्यम से हमने उठाया है और इलेक्शन कमीशन को हमने जो हमने पिटीशन दी थी उसके माध्यम से भी इन मुद्दों को हमने उठाया है। तो इन बातों को लेकर ही जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ रही है और दिल्ली प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज देश की जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो अपने आप में अपनी विश्वसनीयताएं खोती जा रही है और ऐसी स्थिति में यदि अम्बेडकर लोग और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के यदि सांसद आप चुनकर यदि भेजते हैं तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस देश में लॉ मेकिंग कैसे होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग कैसे होना चाहिए और सही अर्थों में यानी कि एक तरह से सरकार के ऊपर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। यदि हम विपक्ष में रहते हैं तो भी ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सरकार के ऊपर कंट्रोल है वो किया जा सकता है। इन सब बातों को अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के दिशा निर्देशन में और उसके माध्यम से बेहतर तरीके से जानती है और उनके दिशा निर्देशानुसार ही हम जो है ये काम है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात थोड़ा सा वो और कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे लेकिन कल रात को उनकी जो फ्लाइट है वो मिस होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। मैं इस पार्टी का दिल्ली का प्रदेश प्रभारी भी हूँ, साथ ही साथ मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरी पूरी टीम के साथ में हम जो है ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम आयोजित कर रहे हैं और इसी संदर्भ में यदि आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप अपने सवाल जवाब है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट साथी हैं इनसे भी आप कोई भी यानी कि एक तरह से अपनी जो बात पूछना चाहें वो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर आप किस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में? ना हम इंडिया गठबंधन में है और ना ही हम एनडीए गठबंधन में है। हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जो है किसी भी गठबंधन ने कोई अप्रोच नहीं किया। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में इंडिया गठबंधन ने अप्रोच जरूर किया था लेकिन उन्होंने यानी कि एक तरह से जो है हमें भुलभुलैया में रखा, बाकी हमें यानी कि एक तरह से उसमें शामिल नहीं किया। बाकी एनडीए गठबंधन में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं। सर लोग बहुजन समाज के लोग खास तौर से कैसे विश्वास करें आपके ऊपर, क्योंकि इससे पहले बहुजन समाज ने आपके और बसपा से जो सांसद भेजे हैं चुन करके वो कितनी आवाज बहुजन समाज की पार्लियामेंट में उठाते हैं, कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? देखिए अब तक हमेशा जितने भी लीडर पैदा हुए या जो भी है उनको सपोर्ट करता रहा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सांसद या जो जाता है उसकी भूमिका अच्छी नहीं है समाज में, कैसे विश्वास? जी आपकी जो बात है बिल्कुल सही है
मैं इस बात को एग्री भी करता हूं कि समाज ने, जनता ने ऐसे लोगों को संसद में, विधानसभाओं में चुनकर भेजा है, लेकिन अब यदि उनकी विश्वसनीयता, वो जनता की विश्वसनीयता पर खरे नहीं उतरे हैं, तो हम कितना खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, एक बार हमें अवसर दिया जाए, और यदि हम खरे उतरते हैं तो अगली बार हमें आजमाया जाए। अन्यथा पब्लिक के पास में, जनता के पास में ऑप्शन रहता है, हर 5 साल बाद में चुनाव होता है, और ये इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने भारत की और विशेष रूप से बहुजन समाज की जनता की उम्मीदों, अपेक्षाओं के ऊपर जब वो लोग खरे नहीं उतरे, तो आज उनकी स्थिति क्या है, वो खुद यानी कि एक तरह से आत्ममंथन कर सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए। सर, आप बहुजन समाज के लिए, हक अधिकार के लड़ने के लिए जमीन पर तो आप दिखते नहीं, तो चुनाव लड़ने के लिए आप लोग आ गए। नहीं, आप ये बहुत, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए केवल आ गए हैं और जमीनी स्तर पर हम नहीं दिखते हैं। हम तो चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में पहली बार आए हैं, बल्कि उससे पहले हमने 10 बिल जो है संसद में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बनाकर दिए हैं, और इलेक्टोरल रिफॉर्म पर जो हमने संसद को जो बिल बनाकर दिए थे, उसी में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका जो मैटर है, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब के द्वारा उठाया गया था, और इसको गलत है उन्होंने बताया था, और इसी के ऊपर आगे एडीआर ने जो है वो एक्शन लिया, और बेहतर तरीके से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है उन्होंने इलीगल है वो घोषित करवाया। लेकिन इस फैसले को भी यानी कि एक तरह से हम पूर्ण नहीं मानते हैं, ये आधा फैसला है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने जो इलीगल घोषित करवाया है, हम तो उससे भी आगे बढ़कर हमने बात की थी कि वर्तमान में जो ये जो अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको जो कारपोरेट घरानों के द्वारा और अलग अलग कंपनियों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जो उनको डोनेशन दिया जाता है, जो चंदा दिया जाता है, इससे एक तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जिन राजनीतिक पार्टियों को जो कंपनी या कारपोरेट फंडिंग मिलेगी, वो अपने यानी कि एक तरह से अनुचित और उचित जो काम है उनसे करवाने का प्रयास करते हैं, और इसी के परिणति के रूप में ये जो देश के संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, उनका भी यानी कि एक तरह से जो है वो नुकसान होता है। तो हमने ये बात रखी थी कि एक नेशनल इलेक्टोरल फंड है वो बनना चाहिए। जिस कंपनी को, जिस कारपोरेट घराने को, जिस व्यक्ति को टैक्स में छूट लेनी हो, तो डायरेक्टली उनको नेशनल इलेक्टोरल फंड में जो है उनको डोनेशन करना चाहिए, और उसके जो जितना फंड इकट्ठा होता है, उस फंड को राजनीतिक पार्टियों को उनके वोट परसेंटेज के आधार पर उनको डिवाइड कर देना चाहिए। तो इससे एक तो यह होगा कि किस व्यक्ति के द्वारा कितना फंड दिया गया वो तो डेटा सामने आ जाएगा, लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों को ये फंड जाएगा वो उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार जाएगा। जिस पार्टी को 1% वोट मिलता है, तो यदि 100 रुपए का डोनेशन आए तो कम से कम 1 रुपया उसको भी मिलेगा। तो नेशनल इलेक्टोरल फंड भी आना चाहिए, यह भी हमारी मांग है, और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहते हैं कि इस मामले में यदि वो स्वतः संज्ञान लेकर और इस प्रक्रिया को यदि आगे बढ़ाते हैं, तो देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। सर, ये जो संविधान पे खतरा पड़ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर, 400 पार का नारा दिया है कि हम आएंगे 400 पार, अगर आपकी सीट तो हम संविधान को बदल देंगे। देखिए, पहले तो आपने ये कहा है कि भारत का संविधान है वो खतरे में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया है, वो संविधान इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि इस संविधान को बनने के बाद में विश्व के दूसरे अन्य देशों ने इस संविधान को कॉपी किया है, और बहुत सारे जो प्रोविजंस है उन्होंने अपने अपने संविधानों में इस भारतीय संविधान की नकल करते हुए लागू किए हैं। संविधान में अमेंडमेंट की भी यानी कि एक तरह से एक पूरी की पूरी प्रोसीजर है, इसलिए कोई माई का लाल भारतीय संविधान को बदल नहीं सकता। मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड में आज डेमोक्रेटिक कल्चर है, पूरे देश में आज डेमोक्रेटिक कल्चर है, और डेमोक्रेटिक कल्चर में जो कोई ये सोचता है कि यहाँ पर कोई राजा का, रानी का, राजतंत्र का वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो शायद वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। देश की जनता इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, और ये जो 400 पार का जो जिन लोगों ने नारा दिया है,
वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति को जो है वो आप देखिए, और जब आप उनकी स्थिति को जब आप देखेंगे तो फील्ड में किस प्रकार से जनता है उनको जवाब दे रही है 400 पार के नाराकार संविधान बदलने का, वो स्वतः यानी कि एक तरह से ये इस बात से सिद्ध हो रहा है। दूसरी बात, वो जो भी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में चुनाव लड़कर लेकर आएंगे? क्या बांग्लादेश में चुनाव लड़कर लेकर आएंगे? क्या नेपाल में जाएंगे, भूटान में जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो 400 पार के लिए? अभी एट प्रेजेंट राजस्थान में जैसे उनकी 25 की 25 सीटें हैं, जो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पर भी करीब करीब यानी कि एक तरह से उन्होंने जो सीटें हैं वो हथियार रखी है। उसके बावजूद जो है वो 303 सीटें जो है उन्होंने जीती है, और वैसे देखा जाए 353 हम मान सकते हैं जो अलायंस के साथ में जो है वो एनडीए अलायंस के साथ में। तो एक तो कहीं ना कहीं पर वो जिन्होंने भी नारा दिया है, आप जानते हैं कि कितने बड़े जुमलेबाज हैं, और इस बात को लेकर जो है आज जनता है वो उनके ऊपर यकीन भी नहीं करती है। केवल प्रधानमंत्री का या किसी व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक जुमलेबाज शब्द का आप इस्तेमाल करोगे तो स्वतः यानी कि इंगित हो जाता है कि कौन जुमलेबाज है। तो इसमें हम इस बात को नहीं मानते कि भारतीय संविधान को कोई खत्म कर सकता है। सर, इसका मतलब आप मोदी जी से सहमत हैं? मोदी ने कहा बाबा साहब भी आएंगे तो संविधान में बदल सकते हैं। नहीं, मैं हम मोदी जी से सहमत है या नहीं है, हम उस बात को नहीं करें। आपने जो सवाल किया कि भारतीय संविधान को खतरा है, मैं ये मानता हूं कि भारतीय संविधान इतना स्ट्रॉन्ग है कि भारतीय संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। महेश जी, चुनाव में आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी का क्या है आरक्षण को लेकर? देखिए, आरक्षण को लेकर हमारी पार्टी की तरफ से हमारा तो ये कह रहेगा कि आरक्षण जब तक हम सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर नहीं हो जाते तब तक तो आरक्षण होगा ही होगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कहा जा रहा धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जो जाति उत्पीड़न होता है वो धर्म के नाम पर थोड़ी होता है, वो तो जाति के नाम पर होता है ना। आप धर्म के आधार पर आरक्षण हो जिसमें इसके खिलाफ? हम इसके खिलाफ धर्म के आधार पर नहीं। मैं थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऐसा है, भारत के संविधान में बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था और पार्लियामेंट्री जब डिबेट्स हुई थी, उसमें बहुत सारी ऐसे इश्यू भी आए थे, उसमें माइनॉरिटीज को भी रिजर्व, जो अल्पसंख्यक है वो, उसमें धर्म के आधार की बात नहीं, वो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है यदि वो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से यदि पिछड़े हुए हो तो रिजर्वेशन का प्रोविजन हो सकता था। लेकिन चूंकि आगे चलकर जब पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई, डिबेट के आधार पर यह तय किया गया कि भाई एससी और एसटी को तो जो शेड्यूल बना हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में, उनको उस अनुपात में रिजर्वेशन मिलेगा। और उसी के साथ में संविधान बनाते समय ये बात है वो डिसाइड हो गई थी, सेटल हो गई थी कि एक जो है आयोग का गठन किया जाएगा जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, और उन वर्गों की पहचान की जाएगी, और पहचान करने के बाद में ये डिसाइड होगा कि उनको भी यानी कि एक तरह से रिजर्वेशन है वो शिक्षा में, नौकरी में, और जो है व्यवसाय में, ऋण में है वो मिलना चाहिए। तो ये बात है वो सेट होगी। लेकिन बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था, संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं था कि रिजर्वेशन है वो 50% तक ही रहना चाहिए। तो हमारा तो ये मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जिस समाज की जितनी भागीदारी है उस अनुपात में उनको शिक्षा में, नौकरी में और राजनीति में या जो लोकल बॉडी में जो भी है उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी है वो भी बराबर रूप में उनकी भी बढ़नी चाहिए। हम इस बात को पूरी तरह से स्वीकार है वो करते हैं। सर, ये जो भाजपा का जो हिंदू राष्ट्र वाला जो मामला है, मैं उस पर एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी। हमारे जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं, वो इलेक्शन के अंदर एक नारा उठा रहे हैं कि दो चीजें निकल के आ रही है। एक तो संविधान बदलने की बात वो आप अभी कर रहे हैं, हमारे पत्रकार साहब भी कर रहे हैं, और एक हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बन चुका है। कैसे बन चुका है? मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम करता हूँ एट्रोसिटीज पर। आज भी आपके देश जो है संविधान से चलता नहीं दिखता, मनुस्मृति से चल रहा है। कहीं रेप पर, कहीं भी बहुजन समाज की बहन बेटियों के ऊपर रेप से लेकर जो पिटाना होती है उसमें एफआईआर नहीं होती। तो आपको लगता है कि संविधान से चल रहा है? मनुस्मृति से चल रहा है, चल चुका है, ना कि होने वाला है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए,
मेरा आपका जो ओपिनियन है, वो जो व्यावहारिक जो घटनाएं हैं जी उनको लेकर मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा। मैं इस बात के लिए भी यानी कि एक तरह से जो है आपकी जो बात है उसको मैं झूठा नहीं कहूंगा कि ये जो घटनाएं जो घट रही है वो कहीं ना कहीं पर हमें यानी कि एक तरह से ये इस प्रकार का या जो पब्लिक में इस प्रकार का जो आक्रोश है उसको पैदा करती है। लेकिन फिर भी संवैधानिक तौर पर आज भी लड़ाई जरूर महंगी हो गई है, लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी संवैधानिक तौर पर यदि हम एकजुट होते हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जीत होती है। ये उन मुद्दों में, उन मामलों में विशेष रूप से, या ऐसी इश्यूज जहां पर हम एकजुट नहीं होते हैं, बिखरे हुए हैं, तो वहां पर आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहां पर यदि हम एकजुट हो जाते हैं, मैं पिछली बार का आपको उदाहरण बताता हूं। 2 अप्रैल 2018 को देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने, किसी भी यानी कि एक तरह से धार्मिक संगठन ने एक होने की अपील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके आधार पर बहुसंख्यक जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो समाज है उसमें एक असुरक्षा का भाव पैदा हुआ, और उस असुरक्षा के भाव के प्रतिकार के रूप में बिना किसी बैनर के सारे लोग हैं पूरे देश में एक दिन इस प्रकार से एकजुट हुए कि पूरी देश की के शासन तंत्र को उन्होंने पूरी तरह से ठप कर दिया और सरकार को ये मैसेज दे दिया कि यदि आपने इस वर्ग के हक और अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार से यदि कुठाराघात करने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में ये समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। और इसी कड़ी में जब 5 साल हो गए थे पिछले साल 2 अप्रैल 2023 को, तो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने ही एक आह्वान किया था कि क्यों ना एक अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत का आयोजन किया जाए। हालांकि ये आयोजन आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले नहीं हुआ, शुरुआत करने का जो काम है वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन अपील ये की थी कि हम इसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सब लोगों को एकजुट होकर आना चाहिए। और जयपुर में अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत 2 अप्रैल 2023 को हुई, और उसमें आप ही मीडिया वालों में से कुछ लोग गए होंगे, और अनुमान था कि तकरीबन 12-15 लाख लोग इकट्ठे हुए। जो मानसरोवर में जो वीटी ग्राउंड है उसकी जो क्षमता है वो 3 लाख की है, फुल भरता है तो 3 लाख की है, लेकिन 10-10, 15-15 किलोमीटर तक जो है लोगों का जो हुजूम है वो पट गया, और वो लोग हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये आईबी की, सरकार की और आप जैसे जो स्वतंत्र जो मीडिया जो संस्थान है उनकी यानी कि एक तरह से उनका ये आकलन था कि इतनी बड़ी जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई। और उसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये वायदा किया था कि हम सत्ता में आते हैं तो 2 अप्रैल 2018 के जितने जो केस बने हुए, जो गलत तरीके से केस बनाए हैं, वो सारे जो केस है वो हम वापस है वो लेंगे। एक तो यानी कि एक तरह से उनकी ये बात थी। दूसरी जो बात है, हमने जो दूसरी जो बात है उसमें रखी थी, वो ये बात थी कि जो कांकरी डूंगरी प्रकरण जो दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ था, वहां के टीएसपी एरिया का जो रिजर्वेशन है वो सरकार या कहीं ना कहीं पर जब उनकी भर्ती की जाती थी तो उसका रिजर्वेशन पॉलिसी का वोलेशन होता था, और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से उनको जो है उनके साथ में अलगाव या भेदभाव वो किया जा रहा था। तब ऐसी स्थिति में वहां पर शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने आंदोलन किया, सरकार ने उनके ऊपर गोलीबारी की, और बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है वो केस बनाए गए, और यूएपीए में जो है उनको जो है वो बंद कर दिया गया, और उनके ऊपर जो है इस प्रकार के केस है वो चलाए गए। तो इस बात को भी हमने इसमें उठाया था कि ये जो है ये केस है वापस होने चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि भारत सरकार का जो सभी राज्यों को ये चीफ सेक्रेटरीज के माध्यम से आदेश था कि जिन राज्यों में एससी और एसटी की पॉपुलेशन बढ़ गई हो वहां पर रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, और जिन राज्यों में एससी और एसटी की पॉपुलेशन घट गई हो वहां पर रिजर्वेशन घटाया जाए। तो चूंकि राजस्थान में 2011 की जनगणना के हिसाब से
जो एससी की जो पॉपुलेशन है वो 16 से 18% हो गई थी और एसटी की जो पॉपुलेशन है वो 12 से 14% हो गई थी। तो हमने ये मांग की थी उसके माध्यम से कि भाई एससी का जो रिजर्वेशन है वो 16 से 18% बढ़े और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 12 से 14% बढ़े और वहां पर पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है वो हमारा पब्लिक ने है वो साथ दिया और एकजुट होकर और सरकार को ये मैसेज दिया कि इसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस की जो सरकार है उसने इस मामले में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए उसको हराने का काम किसी और ने नहीं किया, इसी वर्ग ने किया और उसको सत्ता से बाहर भी कर दिया। ना तो उन्होंने वो केस वापस लिए और न ही जो है एससी एसटी का जो बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन है वो ना बढ़ाया और कांकरी डोंगरी प्रकरण में भी उन्होंने कोई सकारात्मक स्टेप नहीं लिया।